हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सेव अरावली ट्रस्ट द्वारा आयोजित अरावली यात्रा के बारे में, जो इस बार फरीदाबाद के परसोन मंदिर में 12 मार्च को आयोजित हुई थी। अरावली यात्रा का उद्देश्य होता है लोगों को अरावली पहाड़ों की खूबसूरती और उनके महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करना। और ये एक ऐसा सफ़र होता है जिसमें लोग अरावली की सुंदर और प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए साथ निकलते हैं। इस बार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली एनसीआर से करीब 300 लोग सुबह 6 बजे बड़कल पहुंचे, जो कि इस बार की यात्रा का मीटिंग पॉइंट था। और वहां से सेव अरावली की पायलट कार्स के पीछे पीछे लोग पार्किंग पॉइंट तक गए। यात्रा में आए सभी लोगों को बड़कल झील के बारे में बताया गया और यहाँ सरकार द्वारा चलाए जा रहे रिवाइवल प्लान के बारे में भी जानकारी दी गई। ये पुराना डैम है जो तोड़ दिया है अभी, और ये अभी जो बन रही है ना दीवार आप देख रहे हैं, ये दोबारा से जो 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये दीवार बनाई जा रही है। अभी हमारी गाड़ियाँ अंदर है, हो सकता है अगली बार कभी फिर हम आए तो यहाँ पानी ही लबालब मिले, जो कि हम सबकी विश है कि ऐसा होना चाहिए ज़रूर कि दोबारा बड़खल झील रिवाइव हो। ये बड़खल झील जो है 1960 में यहाँ पे बनाई गई थी। पानी पहले भी आता था पूरे पहाड़ी का, उस टाइम में ज़मीन का पानी नहीं, उस टाइम सिर्फ पहाड़ी एरिया का जो जितना भी इनकैचमेंट एरिया है वो सारा पानी फ्लो होकर यहाँ इकट्ठा होता था। 1960 से पहले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डैम नहीं था। 1960 से पहले जो एसजीएम नगर का एक बंद रोड बुलाते हैं ना, कभी देखा हो तो जो डबुआ मंडी के लिए एक रोड जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा राइट हैंड पे, अब तो आबादी में आगे सफ़ेदा खड़े हुए हैं, कभी वहाँ डैम हुआ करता था। आज लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती जस्ट बिकॉज हमने अरावलीज को किल कर दिया, हमने अपने नेचुरल हैबिटेट को किल कर दिया। आज अगर हम दिल्ली एनसीआर में नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं जिंदा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अरावलीज। अगर ये ना होती तो डेजर्ट अपना एक्सपेंशन कर चुका होता टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया। तो अगर हमें रोक रखा है, किसी ने जिंदा रख रखा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अरावली। और आप सब लोग तो वैसे ही बधाई के हकदार हैं, अपने आप को हमेशा शाबाशी दिया कीजिए कंधे पे हाथ रख के। दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर में, सबसे पॉल्यूटेड हवा में, सबसे पॉल्यूटेड पानी के साथ जी रहे हैं। यही तो खासियत है, यही तो खासियत है कि सामने वाले को पता तो चले असलियत क्या है, ताली किस लिए बज रही है। तो ये सच्चाई है कि हम लोग जो जी रहे हैं वो सबसे पॉल्यूटेड एरिया में जी रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट हम लोग जिंदा है। तो हम लोग सच में बहता था। और इसके 3 एनकैचमेंट एरिया थे, एक परसोन मंदिर जहाँ हम जाएंगे, एक आप लोगों ने देखा होगा मानव रचना यूनिवर्सिटी, एक वो था एनकैचमेंट एरिया जहाँ से सारा पानी स्टोर होके भटकल लेक में आता था, और एक तीसरा जो रास्ता था वो पीछे की तरफ जो हनुमान मंदिर अभी देख भी रहे हैं तो यहाँ पीछे से हनुमान जी का सर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वो जो एनसीआर बायोटेक वाला एरिया है, वो बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है वो बायोटेक्निकल लैब है गवर्नमेंट की। अगर हमारा जो फरीदाबाद फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है, आप इमेजिन करोगे कि वहाँ का पानी भी कभी यहाँ आता था, लेकिन अब सारा पानी डाइवर्ट हो गया इधर उधर, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, जो इसे सूखने का मेन कारण रहा। दूसरा जो एक और बड़ा कारण रहा वो ये कि यहाँ पे पानी का दोहन इतना ज़्यादा हुआ है, लोगों ने पानी निकाल के बेचा, जिस वजह से ये बड़खल झील हमारी सूखी। तो अभी भटकल झील ये लोग कह रहे हैं कि भर जाएगी, उसका इनके पास हो सकता है इनकी कोई टेक्निकल साइंस हो, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हमारे साथ पिछली यात्रा में थे तो उन्होंने देखा होगा अरावलीज में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं, और वो क्रैक्स ना यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये इस अरावली की ये जो भटकल लीक है, इसको एक बार तो सरकार भर सकती है, लेकिन भरा रख सकना और भरने में बड़ा फर्क है, क्योंकि वो जो क्रैक्स थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं, और अब जब तक नीचे सीमेंटेड कुछ नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं बन सकती, और सीमेंटेड कर दिया तो फिर वो नेचुरल जो हैबिटेट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। प्लस जब यहाँ पर पानी था तो आसपास का जो है कीकर से अलावा भी दूसरे पेड़ बहुत सारे थे। अभी जब हम चल के देखेंगे परसोन में तो वहाँ आज भी नेचुरल झरना बहता है। हैरानी होगी आपको जान के कि यहाँ पर आज भी एक नेचुरल झरना है जो बह रहा है, लेकिन वो सीजनल रह गया। उसके सीजनल होने का भी फैक्टर ही है, उसके आसपास आप ग्रीनरी देखना, वेजिटेशन देखना, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट वेजिटेशन दिखेगी। कुछ वैसी वेजिटेशन यहाँ पर भटकल के चारों तरफ हुआ करती थी, लेकिन अभी वो नहीं है। उसका रीज़न यही है कि वो पानी सूख चुका है, और क्योंकि वो वेजिटेशन नहीं है तो यहाँ का वो क्लाइमेट भी नहीं रहा। इसमें से एक थे तो अल्टीमेटली यहाँ पर जिसने 80,000 साल बैठ के तपस्या की हो, उस एनर्जी, उस प्लेस की एनर्जी आप सोचिए। अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड से हैं तो वहाँ जाके आप लोग खुद ही फील करके बताएंगे यार ये फरीदाबाद का सबसे अल्टीमेट एरिया है, इससे प्योरीफाइड एरिया, इससे ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन करने वाला एरिया, अपने आप को खुद को हील करने वाला एरिया हो नहीं सकता। और हम हिंदू करके एक सरकार तो हमने बना दी, लेकिन अभी आप देखना उस हिंदू मंदिर तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं, जहाँ
पराशर जी महाराज की। महर्षि पराशर जी की पहले तो ये समझना चाहिए कि इनकी वंशावली है क्या। वशिष्ठ जी के महर्षि पराशर जी जो है, महर्षि पराशर जी जो है वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। वशिष्ठ जी से शकित जी, वशिष्ठ जी के पुत्र जो हैं शकित जी, और शकित जी के पुत्र जो हैं श्री पराशर जी महाराज, जिसे हम स्थान पे खड़े हैं, अरावली हिल्स बोलते हैं, तो आप लोग कभी अरावली सेव के हैं। और श्री पराशर जी के श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। महाभारत का जितना भी गायन है वो सारा श्री वेद व्यास जी के जरा उत्पत्ति है। तो यहाँ उन्होंने 5,500 वर्ष जो है कठोर तप किया है। पराशर जी ने हम सबके कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और श्री वेद व्यास की उत्पत्ति के लिए, श्री वेद व्यास की जन्म स्थली भी यही कहलाए। और हम कहीं भी जाएं तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हमें सबसे पहले जल का साधन चाहिए। अरावली हिल्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से खुश डिक्लेयर है, मगर इसमें कभी भी आएंगे इस कुंड में जो है 12 मास जल मिलेगा, चाहे वर्षा हो चाहे ना हो। इस कुंड में स्नान करने से हमारे जितने भी शारीरिक काय कष्ट है वो दूर होता है। कोई जैसे फोड़े फुंसी हो, या कह देते हैं हमारे पितृ लोग नाराज हैं, नहीं कहते हैं कि गांव में देहात में कि वह हमारे पितृ देवता जो है, इसमें केवल स्नान करने मात्र से ही हमारे पितरों को बहुत सुख मिलता है। अमावस्या, पूर्णमासी अथवा अपने जो भी त्यौहार हैं इस पर स्नान करके भगवान के चरणों में दंडवत करके, उनके चरण बने हुए हैं, प्राचीन चरण बने हुए हैं, उन पे जल चढ़ा करके उनसे अपने जो भी मन की बात कहें उनसे वो पूर्ण होता है। ऐसा यहाँ का है और बहुत सारे हैं। माता कुंती के साथ यहाँ जो है 6 महीने माता कुंती के साथ पराशर जी के सानिध्य में रहे। ऐसा यहाँ का। तो महाराज जी वो शिला अभी है यहाँ? आज भी वो शिला मौजूद है। जो सीढ़ी 101 सीढ़ी चढ़ेंगे, 101 सीढ़ी चढ़ करके और सामने हम मुड़ेंगे। हमारे बीच में भी यहाँ पे दिनेश भाई है। दिनेश तंवर लिखते हैं अपने आप को, हमारे गांव अनकीर से ही है और नेशनल लेवल के प्लेयर है। हरियाणा पंजाब स्टाइल कबड्डी के, नेशनल वाली कबड्डी नहीं जिसमें 7-8 जो 1x1 होती है, उसके नेशनल लेवल के प्लेयर है। यहाँ जो अखाड़ा चल रहा है ये भाई है एक हमारे नरेश पहलवान जी, ये यहाँ अखाड़ा रन कर रहे हैं और इनके अंडर अभी यहीं आसपास के गाँव से बहुत बच्चे आते हैं जो कबड्डी की ट्रेनिंग ले रहे हैं और कई नेशनल प्लेयर जो इन्होंने अभी ट्रेंड किए हैं इनके अंडर खेल रहे हैं। तो दिनेश भाई बताओ यहाँ के बारे में कि हमारी जो ये तपोभूमि है, क्या पीछे पाराशर बाबा और उनके बारे में आई गई, लेकिन इमली वाली गुफा, और कि यहाँ बड़खल झील में पानी नहीं है, मशीनें फेल होती है साइंटिस्ट की, और यहाँ पे बिल्कुल 12 फीट पे पानी है। हाँ जी, ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो पानी है नहीं हमारे यहाँ तो शुद्ध पानी है बिल्कुल, जो इसके आगे आरओ का पानी फेल है। हमने खुद हम इसी को यूज करते हैं। आप सुबह शाम अगर यहाँ जो स्नान करते हैं इसी पानी से नहा रहे हैं? मेरे पास 20 लीटर इसमें ले जाते हैं, घर लेके जाते हैं यही पानी? हाँ यही पीने के लिए। तो मतलब आप तो सेविंग भी कर रहे हो, डेली आप 20 रुपये बचा रहे हो अपने, है ना? जो यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, हमने जान ही लिया। पीछे इमली वाली गुफा है जो अभी भी मौजूद है। इमली का बहुत बड़ा और विशाल पेड़ वहाँ होता था, अभी वो गिर गया है, बिजली गिरी है, कुछ भी उसका कारण सूख गया, बिल्कुल वो गिर गया। और एक जो मेन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि आप हमारे यहाँ से 100 मीटर अभी हम चलेंगे तो हम बड़खल झील में घुस जाएंगे, जहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क की हुई है। वहाँ पे IIT रुड़की की पूरी टीम आई। जब बड़खल झील का सर्वे किया था ना, हमारे पॉलिटिशियन ने जो कराया था, IIT रुड़की की टीम आई, बाकायदा पॉलिटिकल उससे आए हैं, वो वैसे अपने आप नहीं आए। उन्होंने अपनी पूरी हाईलाइट मशीनें, जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी वो लेके आए। वहाँ पे 250, 300, 400, 500 फीट तक उन्हें पानी नहीं मिला। जब वो थोड़ा सा इधर आते 100-150 मीटर और यहाँ वो लगाते, यहाँ सिर्फ 15 फीट में पानी, सिर्फ। अभी देखो ये आपको ग्राउंड वाटर है।
अभी जो हम खड़े हैं ये इमली वाली गुफा बुलाते आ रहे हैं इसे प्राचीन काल से ही। जो बाबा बता रहे थे ना वही बता रहा हूँ। जो बाबा बता रहे थे ना धूना है, ये वो जगह है। ये जो आपके पीछे राम राम आप देख के रहे हो ना, ये दीवार जो कर दी है नेचुरल बिल्कुल गुफा है इसके अंदर। यहाँ से अगर आप जाओगे तो जहाँ भी भोग लगा रहे हो वो उसका खीर का अभी थोड़ी हमने मानव निर्मित कंस्ट्रक्शन कर दिया जो थोड़ा विरोधाभास हमारा होता है, लेकिन बिल्कुल नेचुरल। ये पत्थर आपके आए हुए हैं, यहाँ आगे तक छोटे पत्थर है, पीछे बड़े पत्थर है, उनके अंदर गुफा है। ऊपर जो पेड़ देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल वो पेड़ था जिसके बारे में मैं अभी बता था, इमली वाला पेड़। इसी वजह से वो पता नहीं 200, 300, 400 साल पुराना वो था, इतना हैवी पेड़ था वो, बल्कि शायद तना इसका भी ऊपर ही पड़ा हो, इस छत के ऊपर ही। तो उसकी वजह से इसका नाम इमली वाली गुफा पड़ा था। बाकी धूने वाली बात जो बाबा ने बताई थी वो बता ही चुके हैं। अभी भोग लग रहा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम खीर का ग्रहण करेंगे। इसके बाद यहाँ भारामल बाबा का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। उनके लिए एक खासियत एक ये है कि वो ना हिंदू थे ना मुसलमान। वो अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे ना हिंदू मानो ना मुसलमान मानो। उनकी वहाँ कब्र भी है, उनकी वहाँ समाधि भी है। मतलब वो हिंदू भी वहाँ पूजा करते हैं, मुसलमान भी वहाँ पूजा करते हैं। हिंदू मुसलमान भाईचारे की सबसे बेस्ट मिसाल है वहाँ पे। और अगर ऊपर हम जाएंगे नहीं, वैसे चलना तो 20 ही कदम है, वहाँ गणेश जी विराजमान है। बाकायदा जो हमारा पेड़ है बरगद का, उसके में आप देखोगे तो आपको गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल तने के बने हुए, मतलब नेचुरल इसके टहनियों के बने हुए हैं। और आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको ऐसा, अब मैं नहीं बताऊँगा, खुद दिख जाएगा कि ये गणेश जी है।